हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, उसको बनाने का क्या नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसको बनाने का 4 नियम है। उसको बनाने का क्या है, 4 नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि यदि कोई, आई सपोज ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु हो गया ध्रुव हो गया। ये हो गया फोकस हो गया। ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो पहला नियम कहता है कि अगर मुख्य अक्ष से, ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, कोई भी प्रकाश की किरण आती है, तो क्या होगा? परावर्तन के बाद वह फोकस से पास करेगी। क्या करेगी? फोकस से पास करेगी। पहला नियम यही है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण आती है, कोई भी प्रकाश की किरण आती है, तो वो क्या होगी? परावर्तन के बाद फोकस से पास करेगी। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम कहता है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया P हो गया ध्रुव। ये हो गया फोकस। ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरा नियम इसका उल्टा, यदि फोकस से कोई किरण आती है, क्या होता? फोकस से होकर के कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है अवतल दर्पण में, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। पहला नियम क्या है? यदि पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम कहता है कि कोई अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर के आपतित होती है दर्पण पे, तो वो क्या होगा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। ये है मुख्य अक्ष, उसके समानांतर हो गया। दूसरा नियम ये है। 2 नियम और है, उसको भी देखते हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम कहता है, आई सपोज ये क्या है? ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। ये हो गया ध्रुव हो गया। ये हो गया फोकस हो गया। ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। हो गया ना? तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है, ऐसा कोई ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस आ जाएगी। मतलब वो भी रिटर्न कैसे हो जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के ही वापस आ जाएगी। तो तीसरा नियम क्या हो गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो उसी पथ पर से वापस लौट जाएगी। ये हो गया तीसरा नियम। और एक नियम और है, चौथा नियम क्या है? ये हो गया कोई अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष। लाइन क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। चौथा नियम कहता है कि यदि कोई अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित होती है, कहां पे आपतित होती है? ध्रुव पे आपतित होती है, तो आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, उतना ही कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है। जितना कोण बनाती है, मान लीजिए ये कोण थीटा बना रही है, तो क्या होगा? ये परावर्तित हो जाएगी। थीटा कोण बनाते हुए ये परावर्तित भी हो जाएगी। ये हो गया चौथा नियम। फिर से देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरा नियम इसका उल्टा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम,
कि यदि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से उसी पथ से वापस लौट जाएगी। चौथा नियम क्या कहता है, यदि अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, उतना कोण बनाते हुए फिर वापस लौट जाती है। तो ये हो गया चौथा नियम हो गया। ये चारों नियम में से किसी भी दो नियम का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब यदि अवतल दर्पण में कहां पे किस पोजीशन पे हम बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वही हम अभी देखेंगे। तो कोई भी प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो जो अभी हम इसके पहले 4 नियम बताए उसी 4 नियम में से क्या करना है, 2 नियम को अप्लाई करना है। और 2 नियम को अप्लाई करने के बाद दोनों का परावर्तित किरण जहां पे एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा, क्या करेगा, या तो काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, तो जिस पॉइंट पे काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा उसी पॉइंट पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आज मान लीजिए कि हम ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो ये हो गया पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो इसमें हम वस्तु को या बिंब को कहां कहां रख सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि बिंब को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा हो सकता है कि हम फोकस पे रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा हो सकता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। चौथा हो सकता है कि यदि हम वक्रता केंद्र पे कोई सी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। पांचवा हो सकता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे रखें, वक्रता केंद्र से मतलब इधर कहीं पे रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। और लास्ट हो सकता है कि अगर किसी बिंब को हम क्या करें, अनंत पे रखें, कहां रखें, अनंत पे रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक, ये 6 कंडीशन है, 6 के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तब पहला कंडीशन है कि जब बिंब को ध्रुव अर्थात P ध्रुव तथा फोकस अर्थात F ध्रुव को, जब बिंब को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, के बीच, जब बिंब को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए, क्या रखा जाए, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाए, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखते हैं हम कहा, यहां पे आए, सपोज हम यहां पे कोई बिंब को रख दिए। तो अब हमें देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम 4 रूल जो बताए हैं, 4 नियम जो बताए हैं, उसी में से किसी भी 2 नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम हम लगाते हैं, कोई भी 2 नियम लगा सकते हैं। पहला नियम लगा दिए हम, ये क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से पास करती है। तो ये क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को आपतित कराए, जो कि यहां से पास कर रहा है, तो ये परावर्तन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो एक परावर्तित किरण तो ये हो गया। दूसरा और कोई नियम लगाते हैं, कोई भी दोस्तों 3 नियम और बचा हुआ, 3 में से कोई भी नियम लगा सकते हैं। हम लगा देते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, कोई जरूरी नहीं कि चौथा ही लगेगा, हम लगा रहे हैं चौथा, दूसरा भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है, चौथा भी लग सकता है, लेकिन हम लगा रहे हैं चौथा। चौथा नियम क्या है कि कोई किरण अगर ध्रुव पे आपतित होती है तो जितना कोण बनाते हुए आती है, जितना मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए वो रिटर्न हो जाती है,
उतना ही कोण बनाते हुए, जितना कोण से ये बना रहा था उतना ही कोण से क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, ये रिटर्न हो गया। तो क्या बताया कि दोनों परावर्तित किरण जहां पे मिलेगी, दोनों परावर्तित किरण, चारों नियम में से दो नियम लगाने के बाद दोनों परावर्तित किरण जहां पे मिलेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इधर तो मिल नहीं सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाते जा रहा है क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको पीछे मिलेगा, तो दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, उसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। ये हो गया यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे बनेगा। मान लिया कि जो बिंब था उसका नाम था ए और बी था, तो जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो डॉटेड लाइन से दिखा दिए इसको, ये हो गया आपका ए पॉइंट हो गया, यानी ए डैश इसका नाम दे देते हैं, और ये हो गया बी डैश हो गया। क्या हो गया, तो जब यहां रखे थे हम फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना, पीछे बना है ना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होगा नंबर ए क्या होगा, दर्पण के पीछे क्या होगा, दर्पण के पीछे, और बी क्या होगा, सीधा सीधा। नंबर सी आभासी, आभासी हो गया। नंबर डी, नंबर डी क्या होगा, पीछे हो गया, सीधा हो गया, आभासी हो गया। अब बिंब से बड़ा, तो जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे थे उससे उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यदि हम क्या करेंगे, ध्रुव, किसी भी बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी और बिंब से बड़ा होगा। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है, जब बिंब को फोकस बिंदु पर रखा जाए, बिंब को कहां रखा जाए, फोकस बिंदु पर रखा जाए। मान लिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया ना। बिंब को कहां रखा गया है, फोकस पे। बिंब को कहा है कि फोकस पे रखते हैं, तब रखा जाए, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखते हैं, 4 रूल में से कोई भी 2 रूल लगाते हैं। सबसे पहला रूल कहता है क्या, पहला रूल लगा दिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से पास करेगी। पहला नियम यही था। चौथा नियम लगाते हैं अब हम, तीसरा भी लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो हम लगा देते हैं चौथा, कि ध्रुव पे आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाएगा, उतना कोण बनाते हुए वापस जाएगा जितना कोण बनाते हुए वो आया था। जितना कोण ये बना रहा उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न हो गया, जितना कोण ये था उतना ही कोण ये था, ये रिटर्न हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया, समानांतर, पैरेलल हो गया। क्या हो गया, समानांतर हो गया। मतलब ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। इसका मतलब है कि इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। लिख देते हैं, प्रतिबिंब
बिंब नंबर ए कहाँ बनेगा? अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, नंबर एक। नंबर दो, दर्पण के आगे बन रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक हो जाएगा। और क्या होगा? सी, उल्टा। उल्टा कैसे पता चला? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट क्या था, मान लिया जाए ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है ऊपर है, इसमें मुख्य अक्ष से ऊपर है, और ये दोनों जहां मिलेगा, कहां मिलेगा? अनंत पे मिलेगा। तो अनंत पे जहां मिलेगा वहां क्या होगा? ए पॉइंट जो होगा क्या होगा? नीचे होगा, मुख्य अक्ष से नीचे होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। और डी क्या हो जाएगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या होगा? बिंब से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बिंब से जितना बड़ा वस्तु होगा उससे जो बनेगा प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। क्या होगा? जब फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब बिंब को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखते हैं। ये हो गया, कहां हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो क्या करा? जब बिंब को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, यहां पे कहीं रखा जाए, इसके बीच में कहीं पे मान लिया जाए यहां रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। अब हमें देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहला नियम लगाते हैं जो सबसे आसान नियम है। क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराते हैं तो क्या होगा? आपतित होने के बाद क्या होगा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से पास करेगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से पास कर गया, पास कर गया ना। अब चौथा नियम लगा देते हैं। क्या होगा? ध्रुव पे आपतित होने वाली किरण जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए वो क्या होती है? वापस हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। दोनों को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे दोनों मिल गया। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। क्या हो गया? अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब नंबर ए कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता केंद्र से आगे, वक्रता केंद्र से आगे कहां बनेगा? वक्रता केंद्र से आगे बनेगा। नंबर बी कैसा बनेगा? उल्टा कि सीधा? उल्टा, उल्टा बनेगा। नंबर सी वास्तविक बनेगा क्योंकि दर्पण के आगे है, वास्तविक बनेगा। नंबर बी क्या होगा? बिंब से बड़ा बनेगा। बड़ा बन रहा है, बिंब से बड़ा बनेगा। क्या हो जाएगा? जब बिंब को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तब जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से आगे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। जितना बड़ा बिंब होगा उससे बड़ा। अब हम चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या है? जब बिंब को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष
ये हो गया मुख्य। ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया ध्रुव। इस पॉइंट को मान लिए हम फोकस, इस पॉइंट को मान लिए वक्रता केंद्र। कहां पे रहा है? जब वक्रता केंद्र पे रखा जाए, अर्थात यहाँ पे रखा जाए। जब बिंब को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? कोई भी 4 नियम में से कोई भी 2 नियम लगा दो। पहला नियम हम लगाते हैं, लगा दें। पहला नियम लगा दिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद कहां से पास करेगी? परावर्तन के बाद फोकस से पास करेगी। फोकस से पास करेगा, पहला नियम लगा दिया। अब कौन सा नियम लगा दें? तो इस बार हम लगा देते हैं रूल नंबर दूसरा कि फोकस से पास करने वाला किरण, ये क्या हुआ? फोकस से पास कर रहा है ना, तो क्या होगा? परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहाँ पे कट किया ना, इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर बिंब का नाम ए बी था तो ये हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। यही पॉइंट था ना, वक्रता केंद्र पे बन। तो अब देखते हैं क्या बन रहा है। प्रतिबिंब नंबर ए क्या है? जब वक्रता केंद्र पे रखा गया है बिंब को तब प्रतिबिंब नंबर ए क्या होगा? वक्रता केंद्र पे बनेगा। वक्रता केंद्र पर जब वक्रता केंद्र पे रखा गया तो कहां बना? वक्रता केंद्र पे ही बना। नंबर बी कैसा बना है? उल्टा कि सीधा? ए ऊपर था, इसमें ए नीचे चला गया, इसका मतलब उल्टा। नंबर सी वास्तविक। नंबर डी साइज इसका क्या है? जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? जब बिंब को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे उल्टा, वास्तविक और बिंब के बराबर बनता है। क्या? हम पांचवा केस देखते हैं। पांचवा केस क्या है? जब बिंब को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं वक्रता अवतल दर्पण बना दिए। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया ना। ये हो गया ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। बिंब को कहां रखना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम यहाँ पे रख दिए। क्या किए? यहाँ पे रख दिए। अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो सबसे पहला, चलो इस बार लगाते हैं, दूसरा रूल लगाते हैं। पहला रूल नहीं लगाते, पहला भी लगा सकते हैं। कोई भी 4 रूल में क्या होता है? 4 रूल में से 4 नियम में से कोई भी 2 नियम लगाना है। तो इस बार हम लगा देते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या था? कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से पास करती है, तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया ना, ये हो गया पहला। अब हम लगा देते हैं कोई, कौन सा रूल लगाते हैं? हम लगाते हैं, चलो चौथा लगा देते हैं। चौथा नियम लगा दिए। क्या होता है चौथा नियम? क्या कहता है कि ध्रुव पे आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है, आपतित होती है, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। उतना ही कोण बनाते हुए इसको परावर्तित कर दो। जितना कोण ये है उतना ही कोण बनाते हुए इसको वापस कर दो। ये कहां कट किया? यहाँ पे कट किया ना। तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहां बन रहा है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहां बना? मान लीजिए बिंब जो था इसका नाम था ए बी, तो यहाँ क्या हो गया? ए डैश बी डैश हो गया। प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखते हैं। प्रतिबिंब नंबर ए कहां बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। नंबर बी कैसा बना है, वास्तविक बना है। नंबर सी कैसा बना है, उल्टा बना है। नंबर डी बिंब से छोटा बना है, बिंब से छोटा बना है, छोटा बना है ना। क्या होगा जब बिंब को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब से छोटा बनेगा। छठा केस क्या है कि जब बिंब को अनंत पे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, अनंत पे। मान लिया जाए ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु जो हो गया ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। बिंब जो रखा हुआ है कहीं अनंत पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ है। तो अनंत से मान लिया जाए कोई रे आ रही है, कोई भी किरण आ रही है, कोई भी प्रकाश का किरण आ रहा है, तो क्या मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाला किरण क्या होता है, परावर्तन के बाद कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो फोकस से पास करा दिए। और हम जानते हैं कि अनंत से जितने भी प्रकाश की किरण आती है सभी एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। तो हम दूसरा प्रकाश का किरण लाते हैं, मान लीजिए दूसरा प्रकाश का किरण ये आ रहा है, क्या है, ये प्रकाश का किरण आ रहा है। ये भी मुख्य, जब इसके समानांतर है तो मुख्य अक्ष के भी समानांतर है, तो वो भी क्या होगा, परावर्तन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। फोकस से पास कर गया, ये भी फोकस से पास कर गया। तो दोनों परावर्तित किरण कहां पे कट कर रहा है, फोकस पे ही कट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, नंबर 1 कहां बनेगा, फोकस पर, क्योंकि फोकस पे ही दोनों परावर्तित किरण कट किया है, फोकस पर। नंबर 20 दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। नंबर सी वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा। और नंबर डी क्या हो जाएगा, जो साइज होगा, देखो कि क्या हो रहा है, पॉइंट के जैसा बन रहा है, क्या एकदम बहुत ही छोटा बनेगा। बिंब जो बनेगा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से बहुत छोटा, बिंब से बहुत छोटा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बिंब से बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा, जब बिंब अनंत में रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब से बहुत छोटा बनेगा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग जो है अवतल दर्पण का, पहला उपयोग क्या करते हैं हम लोग, अपने दाढ़ी बनाने के लिए, अपने शेविंग करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारा चेहरा जो होता है, अगर दर्पण के सामने रखते हैं अपने चेहरे को, फेस को, क्या होता है, उससे हमारा बड़ा फेस बनता है और क्या होती है, हमें दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। तो कहाँ यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग दांत का जो डॉक्टर होता है वो दांत का प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए, दांत क्या होता है, बहुत छोटा होता है, उसका प्रतिबिंब क्या करता है, वो दर्पण से के सामने रख करके क्या करता है, उसके प्रतिबिंब को बड़ा रूप में देखता है। उससे दांत में जो भी ट्रबल होता है वो उसको पता चल जाता है। कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है
वो हेडलाइट में किया जाता है। टॉर्च में या हेडलाइट में, गाड़ी वगैरह का जो हेडलाइट होता है उसमें उपयोग किया जाता है, इस रूप में किया जाता है। जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण का हेडलाइट है, और जहां पे इसका फोकस होता है, आई सपोज यहाँ पे इसका फोकस है, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसका बल्ब जो है यहाँ पे आ जाए, बल्ब क्या आ जाए, यहाँ पे सेट हो जाए। तो जब यहाँ पे बल्ब लग गया, आई सपोज यही बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब लगने के बाद क्या होगा, यहाँ से रे जाएगी, रे जाने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य क्या फोकस से जाने वाला किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारा लाइट जाएगा और क्या होगा, सबका सब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये गया इधर चला गया, ये गया इधर चला गया। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे बल्ब है और लाइट कहाँ जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। तो तीसरा उपयोग क्या हो गया, हेडलाइट या टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में। क्या होता है, ये जो किरण का पुंज होता है और किरण का जो झुंड होता है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए क्या होगा, शक्तिशाली बनता है और बहुत दूर तक दिखाई दे, बहुत दूर तक देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। चौथा उपयोग जो होता है, इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का जो भट्ठी होता है, सौर ऊर्जा भट्ठी जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। किस काम के लिए किया जाता है, जैसे ये देख, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। तो इस दर्पण को हम इस तरह से सेट करते हैं कि जो भी किरण आए, किरण जो आती है, सूर्य की जो किरण आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो जो होती है क्या होती है, पैरेलल होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। जो प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। सबका किरण क्या होगा, फोकस से पास करेगा। बहुत सारा किरण आएगा और सब कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। तो उससे क्या होगा, जो किरण थी वो क्या होगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा ना, किरण पुंज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक जगह केंद्रित हो जाएगा, जिससे इस पॉइंट पे क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा और बैटरी क्या होगा, अधिक तेजी से चार्ज होगा। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सौर ऊर्जा भट्ठी में किया जाता है। प्रकाश किरण को एक पॉइंट पर या एक स्थान पे केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का पांचवा जो यूज है, पांचवा जो उपयोग है, वो पांचवा उपयोग क्या है, पांचवा उपयोग डॉक्टरों के द्वारा हेड मिरर के रूप में किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा हेड मिरर के रूप में लैंप से आने वाली प्रकाश की किरण को, लैंप से जो प्रकाश की किरण आता है उसको केंद्रित करके आंख, कान, नाक इत्यादि को देखने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, उसमें क्या होता है, डॉक्टर अपने हेड पे एक अवतल दर्पण बांधे हुए होता है, उस क्या करता है, लैंप से आने वाली किरण को, ये हो गया मान लिया जाए उसका मुख्य अक्ष हो गया। तो जो लैंप से किरण आती है, जो लाइट आती है, लाइट की किरण आती है, बहुत सारी लाइट आ रही होगी, वो क्या करता है, वो एक जगह केंद्रित करता है। अर्थात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो क्या होता है, फोकस पे केंद्रित हो जाता है, फोकस से होकर के पास करता है, इस पॉइंट पे वो केंद्रित हो गया। इस पॉइंट को क्या करता है, इस तरह से एडजस्ट करता है अपने सर को हिला करके कि जहां हमें देखना हो फोकस वहां पे हो जाए, फोकस एडजस्ट हो जाए। तो क्या वहां पे बहुत सारा लाइट पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट पहुंचेगा, उससे क्या होगा, वहां पे कोई भी चीज आसानी से दिखाई देगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हेड मिरर के रूप में डॉक्टरों के द्वारा लैंप से आने वाली किरण को केंद्रित कर कान, नाक, गला इत्यादि को देखने के लिए किया जाता है।